हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी में मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को वन शॉट पे देख रहे थे, तो आज हम देखने वाले हैं 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर हमारा 12 है, 12वां चैप्टर परमाणु। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को वन शॉट पे देखने वाले हैं और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो, बोहर का परमाणु मॉडल हो, और उसके लिए जो फॉर्मूले आते हैं उन सबको, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर से आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यार आज के इस वीडियो पे वन शॉट पे देखने वाले। ठीक है, और बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। ये ना देखना कि इतनी थ्योरी लिखी है इसको रटवाओगे, यार एकदम आसान। आप खुद कहोगे भैया इससे आसान हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको एक एक बातें समझाते चलेंगे, आप पूरा चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। बस आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। चैप्टर आपका छोटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो मस्त तरीके से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं पूरा वीडियो आपको देखना है, मस्त तरीके से एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पर है उनको बता दे, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 11 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे देख रखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स वन शॉट की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। और आपको वहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दिख जाएगी, वहां से जाके व्हाट्सएप से भी ज्वाइन हो जाओ। जैसे अगला कोई वीडियो आता है तो हम आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी वहां पे दे देते हैं। ठीक है, तो उससे भी जाके ज्वाइन हो सकते हो। तो शुरू करते हैं सिंपल, आपका चैप्टर 12 हमारा जो परमाणु वाला चैप्टर है। ठीक है, देखो परमाणु चैप्टर जो है, अगर बात करें परमाणु की, तो परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। और बात करें जो परमाणु होता है, इसके बारे में ही इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। इसमें जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने कई प्रयोग किए और उन्होंने परमाणु की संरचना ज्ञात की, उसके आधार पे भी उन्होंने मतलब कुछ मॉडल दिए, वही हमें पढ़ना है। इसके बाद बोहर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी परमाणु की संरचना के संबंध में एक मॉडल दिया, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी टाइप से हमें पढ़ना है। और हमारी जो श्रेणियां है, ठीक है, लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, इन सबको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को समझाइए। ठीक है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा समझते चलना अच्छे से। ठीक है, हमसे कहा गया रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को समझाइए। क्या होता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग? तो पढ़ना यहाँ पर से, सबसे पहले पढ़ो ध्यान से, फिर हम आपको एक एक बात समझाएंगे। पहले लिखा गया, रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व लिया पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा के अल्फा कणों को एक पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया। रदरफोर्ड ने देखा कि स्वर्ण पत्र से गुजरने के बाद अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित होते हैं, और जो विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित होते हैं, इसी से उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में बताया। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, उसमें उन्होंने क्या किया, परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए, ठीक है, परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक स्वर्ण पत्र को लिया। ठीक है, ये आपका क्या लिया, एक स्वर्ण पत्र को लिया जिसमें अल्फा कण लिया। ठीक है, क्या लिया, अल्फा कण। और अल्फा कण जो किरण पुंज होता है, उसकी किरणों को उन्होंने स्वर्ण पत्र पे गिराया और उससे ये देखा कि ये जो किरणें होती है कई दिशाओं में विक्षेपित होती है, और इसके आधार पे उन्होंने क्या बताया, परमाणु की संरचना को बताया। ठीक है, जो कि हमें आगे पता चलेगी। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व तो पोलोनियम लिया था। ठीक है, ये भी याद रखना। कहा गया रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व तो क्या कौन सा लिया था, पोलोनियम। ठीक है, याद रखना, पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कण लिए। पोलोनियम तत्व था जिससे उन्होंने उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कणों को पतले स्वर्ण पत्र पे गिराया। ठीक है, लिखा गया ना, उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कणों को एक पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया, और रदरफोर्ड ने देखा कि स्वर्ण पत्र से गुजरने के बाद अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्वर्ण पत्र लेना होगा इस प्रयोग को देखने के लिए। इस टाइप से मान सकते हो, ये हमारे पास एक स्वर्ण पत्र है। ठीक है, इस टाइप से मान सकते हो, ये हमारे पास स्वर्ण पत्र है। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, एक स्वर्ण पत्र है, इसमें कई सारे परमाणु इस टाइप से उपस्थित होंगे। ठीक है, इस टाइप से कई सारे परमाणु उपस्थित होंगे। अब आपको इसमें डालना क्या है, अल्फा कण किरण पुंज। क्या डालना है आपको, बारीक अल्फा कण किरण पुंज डालना है, और वो कहां से डालना है, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, अल्फा कण किरण पुंज, अल्फा कण किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब किरणों का समूह। ठीक है, इस टाइप से, तो यहां से इस टाइप से एक बारीक किरण पुंज हम लोग यहां से डालेंगे इस टाइप से।
ठीक है, इस टाइप से हम बारीक किरण पुंज डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो उन्होंने देखो रदरफोर्ड ने, आपको इतनी बात समझ में आई, सबसे पहले उन्होंने एक रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम लिया, उससे उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कण किरण पुंज को कहां गिराया? स्वर्ण पत्र पे, एक पतले स्वर्ण पत्र पे गिराया, इस टाइप से देख सकते हो। इस स्वर्ण पत्र में कई सारे परमाणु आपको मिलेंगे। जब इनमें अल्फा कण किरण पुंज गिराया गया तो इसमें ये देखा गया कि ये जो किरणें हैं कई दिशाओं में विक्षेपित होती है। ये किरणें कई दिशाओं में विक्षेपित होती, कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो इस टाइप से सीधे निकल जाती है, कुछ किरणें ऐसे होती हैं कि कुछ कोण पे इस टाइप से विक्षेपित हो जाती है, कुछ किरणें इस टाइप से चली जाती हैं, कुछ इस टाइप से, मतलब कई दिशाओं में किरणें जाती हुई उन्होंने देखी। और ये जो किरणें इस टाइप से मुड़ रही है इसी को प्रकीर्णन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। प्रकाश जो इस टाइप से आता है और इस टाइप से मुड़ रहा है, इसे प्रकीर्णन बोल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से इस टाइप से उन्होंने देखा। अब इसके आधार पर उन्होंने क्या क्या बातें बताई वो आपको आगे पता चलेंगी, ध्यान से समझो। कहा गया इस प्रयोग से निम्न तथ्य प्राप्त हुए। इस प्रयोग से उन्होंने निम्न तथ्य प्राप्त किए। पढ़ते चलते हैं और एक एक बात को समझते चलते हैं। लिखा गया पहला पॉइंट पढ़ना, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं तथा अपने मूल मार्ग से विक्षेपित नहीं होते। इससे पता चलता है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। देखा, पहली बात उन्होंने जान ली, जैसे उन्होंने स्वर्ण पत्र पे अल्फा कण किरण पुंज गिराया, उन्होंने देखा कई सारी जो एक अल्फा किरण पुंज है ये इस स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाती है। मतलब आर पार कब किसी चीज से निकल पाएगी? जब वो चीज खोखली होगी तभी तो आर पार निकल पाएंगे। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि परमाणु जो है, परमाणु का अधिकांश भाग जो है खोखला है, तभी इससे किरणें आर पार निकल जाती है। तो पहली बात उन्होंने ये पता लगा लिया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं तथा अपने मूल मार्ग से विक्षेपित नहीं होते। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? अधिकांश भाग, ज्यादातर भाग खोखला है परमाणु का। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बताई, कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं। अल्फा कण धनावेशित होता है अतः इसे धनावेश ही प्रतिकर्षित कर सकता है। इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया परमाणु का धनावेश एक सूक्ष्म भाग में होता है। ठीक है, क्या किया उन्होंने? ये देखा कि देखो इस टाइप से जो अल्फा किरण पुंज जा रहा है, उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है प्रतिकर्षित होकर इस टाइप से वापस आ रहे हैं। जैसे ये गया इस टाइप से वापस आ गए, कुछ किरण पुंज जो थे वापस आ गए। कहा गया ना कि ये कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं। अल्फा कण धनावेशित होता है। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है? धनावेशित होता है अतः इसे धनावेश ही प्रतिकर्षित कर सकता है। इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया परमाणु का धनावेश एक सूक्ष्म भाग में होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? परमाणु का धनावेश क्या होता है? एक सूक्ष्म भाग, एक छोटे से भाग में स्थित होता है। इसी कारण से जो सीध में, मान लो इस टाइप से परमाणु था, इसके सीध में जो आ रहे थे वो थोड़े से कोण से क्या हो रहे हैं? विक्षेपित हो रहे हैं। थोड़े से कोण से विक्षेपित हो रहे हैं, इस टाइप से दिखा सकते हो, थोड़े से कोण से विक्षेपित हो रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने ये अंदाजा लगाया परमाणु, क्योंकि अल्फा कण जो होता है प्लस का होता है। अल्फा कण का आवेश कितना होता है? प्लस का 2e, मतलब प्लस का 2e का ये मतलब है, e का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का, और प्लस में होता है। ठीक है, तो मतलब कि आपका अल्फा कण पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है। और अगर अल्फा कण प्लस का है और वो थोड़े कोण से विक्षेपित हो रहा है, मान लो अल्फा कण इस टाइप से आया और वो थोड़े कोण से विक्षेपित हो गया, उसे सीधा जाना चाहिए, विक्षेपित हुआ, तो इसका मतलब इसे किसने प्रतिकर्षित किया? और प्रतिकर्षित कौन कर सकता है? प्लस को प्लस ही प्रतिकर्षित करता है। मतलब अल्फा कण प्लस था तो परमाणु में भी कुछ प्लस है, कुछ धनावेश है जिसने उसे प्रतिकर्षित किया। ठीक है, तो इसी से उन्होंने अंदाजा लगाया कि कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं, अल्फा कण धनावेशित होता है अतः इसे धनावेशी प्रतिकर्षित कर सकता है। इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया परमाणु का धनावेश एक सूक्ष्म भाग में होता है। ठीक है, उन्होंने अंदाजा लगाया परमाणु का धनावेश एक सूक्ष्म भाग में उपस्थित होता है। इसके बाद कहा गया जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र की सीध में आते हैं, जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र की सीध में आते हैं, इस टाइप से देख सकते हैं, परमाणु के केंद्र की सीध में आते हैं। ठीक है, वे अधिक प्रतिकर्षण के कारण अपने मार्ग से लौट जाते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, और इस नाभिक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात बताई। देखो उन्होंने ये चीज देखा कि जैसे परमाणु है, जो अल्फा कण किरण पुंज परमाणु के केंद्र की सीध में आते हैं, ये मान लो परमाणु का केंद्र है, अगर परमाणु के केंद्र की सीध में आते हैं तो उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र की सीध में आते हैं वो क्या होते हैं? सीधा वापस ही लौट जाते हैं। वो क्या होते हैं? इस टाइप से
जैसे यहाँ पे दिखाया गया सीधा वापस ही लौट जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? जो परमाणु के केंद्र की सीध में है वो सीधा वापस लौट जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने ये अंदाजा लगाया, इसका मतलब अल्फा कण प्लस होता है और परमाणु के केंद्र की सीध में गया तो इतना ज्यादा उसमें धनावेश है कि उसने वापस ही भेज दिया, तभी तो प्रतिकर्षित करेगा। अल्फा कण प्लस है, अब अगर परमाणु के केंद्र में भी प्लस है तभी वो उसको वापस भेज सकता है। प्रतिकर्षण के कारण दूर जाता है, आकर्षण के कारण पास आता है, तो प्रतिकर्षण हुआ है तभी वो दूर गया। तो प्रतिकर्षण हुआ है, इसका मतलब प्लस को प्लस ही प्रतिकर्षित करता है, मतलब कि परमाणु के केंद्र में बहुत ज्यादा धनावेश उपस्थित है, जिसके कारण उसने कुछ किरण पुंजों को क्या किया, वापस भेज दिया। ठीक है, तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया, अंदाजा लगाया कि परमाणु के केंद्र में क्या है, बहुत ज्यादा धनावेश उपस्थित है और उसे उन्होंने नाम दिया क्या, नाभिक, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, देख सकते हो जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र की सीध में आते हैं वे अधिक प्रतिकर्षण के कारण अपने मार्ग से लौट जाते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं और इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये कुछ बातें उन्होंने बताई। इसके बाद रदरफोर्ड ने बताया जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र से गुजरता है तो उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियमानुसार होता है। ठीक है, कहा गया जब मान लो जैसे आपका परमाणु के केंद्र में आपका प्लस है, ठीक है, धनावेश है ना, जिसे नाभिक बोला गया। अगर कोई किरण पुंज जा रहा है तो उसमें क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है, क्योंकि प्लस का अल्फा कण है और प्लस उसमें भी है, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा। अब प्रतिकर्षण हो रहा है तो जो प्रतिकर्षण के कारण क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो कूलाम के नियम के अनुसार लगता है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है, कूलाम के नियम के अनुसार लगता है। तो वही चीज बताया गया, रदरफोर्ड ने बताया जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र से गुजरता है तो उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, पांचवी बात उन्होंने बताई, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को विभिन्न धातुओं सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि पहले पोलोनियम से निकाला। ठीक है, फिर इसके बाद मतलब ये पहले स्वर्ण पत्र से गुजारा, फिर इसके बाद चांदी के पत्र से, प्लैटिनम के पत्र से, इसी टाइप से कई पत्रों से गुजारा। ठीक है, तो कहा गया रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को विभिन्न धातुओं सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि के पतले पत्रों से गुजारा एवं एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित होने वाली अल्फा कणों की संख्या को गिना और देखा कि अलग अलग धातुओं के लिए यह संख्या अलग अलग आती है। ठीक है, और क्या देखा कि अलग अलग धातुओं के लिए यह संख्या अलग अलग आती है। अब बात करें इनकी किरणों को कैसे गिना जाता है, तो वो भी आपका क्या होता है, आपका गिना जाता है ये किसके द्वारा, ठीक है, प्रस्फुर गणित्र के द्वारा गिना जाता है। ठीक है, अगर आपको इनको गिनना है तो आप प्रस्फुर गणित्र के द्वारा, नाम याद रखना, प्रस्फुर गणित्र के द्वारा आप इन किरणों को गिन सकते हो कि कितने किरणें वहां से आ रही हैं। ठीक है, कितनी किरणें अल्फा किरण पुंज से आ रही है, क्योंकि पतली एकदम बारीक किरणें होती, बहुत सारी आती है यहाँ से। ठीक है, एकदम बारीक किरणें होती है, एकदम बारीक। ठीक है, तो बहुत सारी किरणें आती है, तो इनको गिनने के लिए प्रस्फुर गणित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यही है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। ठीक है, इस टाइप से केवल आपको सीधे से समझना था क्या होता है। देखो एक बार आपको पूरा फिर समझा देते, इतना ही लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से आप लोग लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं, देखो क्या चीज था, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उच्च गति ऊर्जा वाले अल्फा कणों को एक पतले स्वर्ण पत्र से गुजारा और इसके आधार पर उन्होंने परमाणु की संरचना जानने की कोशिश की। इसके आधार पर उन्होंने कई तथ्य दिए इस टाइप से। पहला उन्होंने बताया अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, इसके आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि तभी तो आर पार निकल पाएंगे। दूसरी बात बताई कि कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं, मतलब कुछ अल्फा कण सीधे में जा रहे थे लेकिन छोटे कोण से विक्षेपित हो रहे हैं, छोटे कोण से मुड़ जा रहे हैं। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु में क्या होता है, धनावेश होता है, क्योंकि अल्फा कण प्लस होता है तो उस प्लस ही प्रतिकर्षित कर सकता है, अर्थात यहाँ पे परमाणु में धनावेश होता है, जिसके कारण से कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं, अब मतलब सीधे में जा रहे थे लेकिन मुड़ रहे हैं। ठीक है, तो कहा गया कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं, अल्फा कण धनावेशित होता है, धनावेशी प्रतिकर्षित कर सकता है। रदरफोर्ड ने बताया धनावेश एक सूक्ष्म भाग में होता है। ठीक है, क्योंकि तभी तो अल्फा कण विक्षेपित हो रहा है। चौथी बात बताई, जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र की सीध में आ रहे थे वो क्या हुआ, एकदम वापस ही लौट जा रहे हैं। इसका मतलब परमाणु के केंद्र में बहुत ज्यादा धनावेश उपस्थित है, तभी तो अल्फा कणों को उसने वापस भेज दिया। तो इस आधार पर उन्होंने बताया परमाणु के केंद्र में धनावेश होता है और उसे नाभिक बोलते हैं। ठीक है, पांचवी बात बताई ये चौथी, रदरफोर्ड ने बताया जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र से गुजरता है तो उस पर जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो कूलाम के नियम के अनुसार होता है। फिर बताया रदरफोर्ड ने ये प्रयोग कई मतलब स्वर्ण पत्रों पे किया।
स्वर्ण पत्र पे तो किया ही, चांदी के पत्रों में किया, प्लेटिनम के पत्रों में किया। तो वही चीज बताएगा, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इन सब के पत्रों में गिराया, ठीक है, के पतले पत्रों से गुजारा एवं एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित होने वाली अल्फा कणों की संख्या को गिना और देखा कि अलग अलग धातुओं के लिए यह संख्या अलग अलग आती है और इसे परस्पर गणित के द्वारा गिना भी जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से बस आपको इतना ही लिखना है रदरफोर्ड के अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग में। देखो ये क्यों दिया गया, परमाणु की संरचना जानने के लिए। आगे भी जो पढ़ोगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और आपका किसका बोहर का परमाणु मॉडल, उसमें भी यही चीज है, ठीक है। तो उसमें भी हमें यही पढ़ना है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में होगा। आपसे कह रहे हैं जितने टॉपिक होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग करो क्या, इसे नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक, पूरे चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। तो अब बात करते हैं भाई हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है और इसकी कमियां, ठीक है, कि मतलब इस मॉडल को तो रदरफोर्ड ने दिया लेकिन इसमें कुछ कमी भी थी, ठीक है। क्या कमी थी वो आपको बतानी होती। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है और इसकी कमियों को लिखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल से समझते हैं। देख सकते हो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। वो जो आपने देखा वो था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पत्र पे अल्फा कण किरणों को भेजा था, तब उन्होंने परमाणु की संरचना बताई। ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें क्या बताएगा पढ़ना, यहां से लिखा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कहा गया रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक में संकेंद्रित रहता है। जैसा कि रदरफोर्ड ने इसके पहले बताया कि रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो परमाणु का द्रव्यमान तथा परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहां पे होता है, परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं और उसकी त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर होती है, ठीक है। तो वही चीज लिखा है। फिर कहा तथा नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन स्थिर न रह के नाभिक के चारों ओर स्थित विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। क्या चीज कहा, देखो ध्यान से समझो, यही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। देखो रदरफोर्ड ने बताया कि जैसे जो परमाणु होता है, परमाणु की संरचना उसने बताई कि परमाणु जैसे होता है इस टाइप से, ठीक है। ये मान लो हमारे पास परमाणु है, ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास क्या है परमाणु। अब परमाणु के केंद्र में उसने बताया, परमाणु के केंद्र में क्या उपस्थित होता है, एक प्लस भाग उपस्थित होता है, मतलब एक धनावेश उपस्थित होता है, जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं नाभिक। अब नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती है, इस टाइप से नाभिक के चारों ओर क्या होती है, बहुत सारी कक्षाएं होती है, विभिन्न कक्षाएं होती है, ठीक है। और इन कक्षाओं में क्या होता है, परमाणु के मतलब ये जो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं में कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इन कक्षाओं में कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन आपके स्थिर नहीं रहते। स्थिर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रुके नहीं रहते, ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ये चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और इसे ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक बताया, जिसकी त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर होती है, ठीक है। इतना बताया। फिर बताया नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर न रह के, मतलब एक जगह ठहरे नहीं रहते, वो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, और चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि जो नाभिक का धनावेश होता है वो बाहर उपस्थित ऋणावेश के बराबर होता है। यहां से कहा गया इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इनका जितना भी ऋणावेश, जितना भी माइनस चार्ज होता है, वो इस परमाणु के धनावेश के बराबर होता है। मतलब जितना इसमें माइनस होता है परमाणु में, उतना ही प्लस होता है, ठीक है। जितना माइनस चार्ज होता है उतना ही प्लस चार्ज होता है, ठीक है, इस टाइप से। मतलब जितना इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश होगा उतना ही धनावेश परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। ये चीज उन्होंने बताई, यही है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इसके बाद बात यह, इन्होंने परमाणु मॉडल तो दे दिया लेकिन इसमें कुछ कमी भी थी, ठीक है। क्या कमी थी, अब कमियां समझो।
यहां से लिखा है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में दो कमियां पाई गई। इस मॉडल में दो कमी आ गई, दो कमियां पाई गई। उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या कर दिया? देखो, पहली कमी उन्होंने ये कर दी कि परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, मतलब जो उन्होंने बात बताई उसमें से परमाणु का स्थायित्व खतरे में आ रहा है, परमाणु स्थायी ही नहीं रह पाएगा। अगर जो चीज उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं सभी कक्षाओं में, तो इस हिसाब से परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? आगे पढ़ो। यहां से कहा गया त्वरित आवेशित कण ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। त्वरित आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इस टाइप के कण क्या होते हैं? ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जब ये घूमते हैं तो ऊर्जा निकालते हैं अपने अंदर से, और ऊर्जा निकालते किस रूप में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो कहा गया कि त्वरित आवेशित कण ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है, अतः नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से लगातार वैद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी। ठीक है, अतः नाभिक के चारों ओर जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है, इनसे लगातार वैद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का लगातार कम होने के कारण उसकी त्रिज्या में कमी आने लगेगी और अंत में वे नाभिक पर गिर जाएंगे। इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं रह सकता। ठीक है, इस प्रकार परमाणु क्या होता है? स्थायी ही नहीं रह सकता। मतलब उन्होंने बताया जो त्वरित आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब होते हैं, ये जब घूमते हैं तो ये क्या करते हैं? वैद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और वो किस रूप में होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। और जब वो उत्सर्जित करते हैं तो होता क्या है? जब नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है, अगर वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करेंगे तो उनकी त्रिज्या में कमी आने लगेगी, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है, देखो आप खुद समझो, मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ऊर्जा निकाल रहा है, बार बार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है घूमने में, तो उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी, जिसके कारण जब कमी आएगी तो बेचारा क्या होगा? परमाणु में गिर जाएगा। ठीक है, मतलब इस नाभिक में ही आके गिर जाएगा। ये सभी इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में आके गिर जाएंगे, जिससे क्या होगा? जिससे इस परमाणु का स्थायित्व ही खतरे में आ जाएगा, क्योंकि प्लस के पास ही सारे माइनस आ जाएंगे, जिससे परमाणु का स्थायित्व खतरे में आ जाएगा और परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा। तो वही चीज लिखा है, त्वरित आवेशित कण ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है, अतः नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से लगातार वैद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का लगातार कम होने के कारण उसकी त्रिज्या में कमी आने लगेगी और अंत में वे नाभिक पे ही गिर जाएगा। ठीक है, तो ये पहली कमी थी। उन्होंने बता तो दिया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन बात यही, अब इलेक्ट्रॉन घूमते तो उसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा, मतलब वो ऊर्जा बाहर निकालेगा। अब ऊर्जा निकलने से उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, जिससे उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो होंगे नाभिक पे गिर जाएंगे, जिससे परमाणु की संरचना नहीं बन पाएगी, परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये पहली कमी थी, उन्होंने ये चीज मतलब गड़बड़ बताया। फिर इससे अभी बोहर नामक साइंटिस्ट सुधारेंगे, जो आगे बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ोगे ना, उसमें बोहर नामक साइंटिस्ट इस बात को सुधारेंगे जो ये कमी की इन्होंने। इसी कमी को सुधारने के लिए उन्होंने अपना मॉडल दिया है, बोहर नामक साइंटिस्ट ने, नील बोहर उनका नाम है। आगे हम लोग उनका भी परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी कमी देख लो। दूसरी कमी उनके सिद्धांत में थी कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, देखो पढ़ो, रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या लगातार कम होती है। आपने देखा, यहां से कहा गया इलेक्ट्रॉन में वैद्युत चुंबकीय तरंगे निकलेंगी, ऊर्जा कम होने के कारण त्रिज्या भी कम होगी, ऊर्जा कम होगी तो त्रिज्या भी कम होगी। और रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या जब कम हो रही है तो उसकी आवृत्तियां भी लगातार बदलती रहेंगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या बदलती है तो उसकी आवृत्तियां भी लगातार बदलती रहेंगी, और जब आवृत्तियां बदलेंगी, ठीक है, आवृत्तियां बदलेंगी, परंतु परमाणुओं के स्पेक्ट्रम में बहुत सी बारीक रेखाएं होती है। जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सी बारीक रेखाएं होती है और उनकी अलग अलग आवृत्तियां होती है। ठीक है, और प्रत्येक रेखा की एक निश्चित आवृत्ति होती है। अब जब आवृत्ति बदल रही है तो रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, देखो ध्यान समझो, कहा गया इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या कम होने से लगातार उसकी आवृत्ति बदलती है, और परमाणु के स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती बारीक और उनकी अलग अलग आवृत्ति होती है। अब जब आवृत्ति बदल रही है तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो ही नहीं पाएगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया। तो ये दो कमियां हैं परमाणु के स्थायित्व के संबंध में और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। ठीक है, तो ये सिंपल सा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 5 नंबर पे पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सिंपल था, कुछ नहीं था। एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सिंपल परमाणु की संरचना पहले उन्होंने बताई, ठीक है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र पे 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक में से केंद्रित रहता है तथा नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन स्थिर न होकर नाभिक के चारों ओर स्थित विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। इसके बाद दो कमियां परमाणु के स्थायित्व के संबंध में और एक ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, ठीक है। सिंपल था, दोनों आपने पढ़ा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस टाइप से आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे पूछा आता है तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना। पहला रदरफोर्ड का अल्फाकार प्रकीर्णन प्रयोग, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब जो ये दो कमियां आपने देखी ना, पहला परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, दूसरा एक ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, इन्हीं दो कमियों को दूर करने के लिए बोहर नामक साइंटिस्ट, नील बोहर नामक साइंटिस्ट ने अपना एक मॉडल दे दिया, बोहर का परमाणु मॉडल, और उन्होंने अपने मॉडल पे इन दोनों कमियों को दूर किया है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। तो आप देखते हैं भैया बोहर का परमाणु मॉडल, जो कि 5 नंबर पे बोर्ड एग्जाम पे हर साल पूछा जाता है, ठीक है। देखो हमने जैसा कि बताया, जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हैं उन्हीं कमियों को किसने दूर किया, बोहर नामक साइंटिस्ट ने, और अपने परमाणु मॉडल पे, ठीक है। तो सिंपल से समझते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्या होता है बोहर का परमाणु मॉडल? तो पढ़ो, कहा गया बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है। हेडिंग लगी है बोहर का परमाणु मॉडल। अब इसमें बताया गया कि नील बोहर नामक साइंटिस्ट का पूरा नाम है नील बोहर, या कि कभी कभी बोहर की जगह बोर करके भी पूछ लेता है, तो कंफ्यूज न होना, बोर और बोहर एक ही बात है, ठीक है। तो नील बोहर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया और निम्न परिकल्पनाएं दिया, ठीक है। और यही बोहर का परमाणु मॉडल भी है। मतलब कि रदरफोर्ड की जो कमियां थी उसे नील बोहर नामक साइंटिस्ट ने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगा के दूर किया, और इसे ही हम लोग बोलते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। और इसके संबंध में उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं भी दी, ठीक है। उसको समझने से पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लो, हमने आपसे कहा क्या था कि परमाणु जो होता है, इस टाइप से परमाणु की संरचना होती है। परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है और नाभिक के चारों ओर यहाँ पे कौन उपस्थित होता है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी। लेकिन उसमें कमी क्या आई थी? कमी ये आई थी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिससे उसकी त्रिज्या में कमी आती है, ऊर्जा में कमी आती है, जिससे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक पे गिर जाता है, जिससे परमाणु की मतलब जो परमाणु का स्थायित्व तो ही नहीं रह पाता, ठीक है। तो ये कमी थी। दूसरा, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने किया है, ठीक है। तो सिंपल समझो, कहा गया रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया और निम्न परिकल्पनाएं दिया। कौन कौन सी परिकल्पना है? नंबर 1, पहली परिकल्पना समझो, कहा गया इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन्होंने कंडीशन रख दी, उन्होंने कहा था विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते, कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन बोहर नामक साइंटिस्ट ने कंडीशन दिया कि रदरफोर्ड के अनुसार तो था कि चाहे जिस कक्षा में चक्कर लगाओ, जिसके वजह से परमाणु की संरचना ही स्थायी नहीं रह पाई। लेकिन बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इन्होंने कंडीशन रख दी, ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। h/2π का पूर्ण गुणज हो, क्या? कोणीय संवेग, ठीक है। जैसे कि देखो हमने लिखा, यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से गति कर रहा है, तब उसका कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है, कोणीय संवेग होता है mvr, ठीक है। कोणीय संवेग क्या होता है? mvr होता है कोणीय संवेग, जहां m द्रव्यमान, v वेग, r उसकी त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब बोहर के अनुसार क्या होता है? बोहर के अनुसार जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग जो होता है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है कितना? बोहर के अनुसार जो कोणीय संवेग होता है, उन्होंने कहा जो कोणीय संवेग mvr होता है वो किसके बराबर होता है? वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो h/2π और गुणा किसका करना है? पूर्ण गुणज, मतलब यहां से nh/2π आप कर सकते हो। nh/2π यही बोहर के अनुसार समीकरण होता है। कोणीय संवेग का mvr बराबर nh/2π, जहां n की जगह
आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, n बराबर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप से आप n की जगह कोई भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, अगर n की जगह 1 रखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, h/2 पाई, n की जगह 2 रखोगे तो h/पाई, इस टाइप से आपको वैल्यू मिलती जाएगी। और इस n को यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने पढ़ी है, वही है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, n। ठीक है, n को क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो बोहर के अनुसार सूत्र आता है कोडी संवेग का, mvr बराबर nh/2 पाई आता है। n जो होता है पूर्ण गुणज के लिए लगा है, n की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी। ठीक है, तो सिंपल सी बात बोहर ने क्या बताई, देखो उन्होंने कमी ये की थी, उन्होंने कहा था सभी कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन बोहर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोडी संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, मतलब nh/2 पाई होगा। ठीक है, तो कोडी संवेग का फॉर्मूला होता है mvr, तो mvr बराबर nh/2 पाई। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताया। ठीक है, यहां से देखो हमने लिखा बोहर के अनुसार कोडी संवेग mvr बराबर nh/2 पाई। सबसे पहले ये जरूर लिख देना, यदि द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से गति कर रहा है तब उसका कोडी संवेग mvr, तब mvr बराबर nh/2 पाई, जहां n बराबर 1 2 3 4 लिख सकते हो। ठीक है, आगे तक। और n है क्या? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा स्थायी कक्षा। देखो जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है h/2 पाई वाली में, उसे स्थायी कक्षा उन्होंने नाम दिया और कहा स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता। अब ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा तो ये वाली दिक्कत खत्म, जो नाभिक में गिर जा रहा था ऊर्जा उत्सर्जित करने की वजह से, तो ये वाली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कहा स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। यही कमी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था सभी कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, लेकिन इन्होंने कहा केवल h/2 पाई जिसका कोडी संवेग होगा, मतलब पूर्ण गुणज होगा nh/2 पाई का, उसी में चक्कर लगा सकता है। और इन कक्षाओं में चक्कर लगाने पे वो क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। ठीक है, तो ये कमी दूर हो गई। फिर उन्होंने कहा जब परमाणु, देखो कहा गया जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है, मान लो इस परमाणु को किसी कारण से बाहर से हम ऊर्जा दे दे, ठीक है, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है। इस समय परमाणु की यह अवस्था उसकी उत्तेजित अवस्था कहलाती है। मान लो इस परमाणु को हम बाहर से कुछ एनर्जी दे दे, बाहर से कुछ ऊर्जा दे दें, ठीक है, बाहर से कुछ ऊर्जा दे देते हैं, कुछ एनर्जी दे देते हैं, तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है और अपनी कक्षा छोड़ के ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। ठीक है, यही चीज कहा गया, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के ऊंची कक्षा में चला जाता है। इस समय परमाणु की यह अवस्था उसकी उत्तेजित अवस्था कहलाती है, मतलब उत्तेजित होकर अपनी कक्षा छोड़ के बाहर दूसरी कक्षा में चला गया। ठीक है, अब कहा गया इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में 10⁻⁸ सेकंड रुक कर पुनः अपनी कक्षा में वापस लौटता है और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कब उत्सर्जित करता है, देखो ध्यान से समझो। पहले इलेक्ट्रॉन क्या था, मान लो परमाणु को हमने कुछ एनर्जी बाहर से कुछ ऊर्जा दे दिया। जब आप बाहर से कुछ ऊर्जा देते हो तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के ऊंची कक्षा में चला जाता है और ये अवस्था इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। और ये जो ऊंची कक्षा में गए, ये ज्यादा देर वहां नहीं रुकता, केवल 10⁻⁸ सेकंड, जो कि बहुत कम समय है। 10⁻⁸ सेकंड रुक कर वो पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आता है और जब वहां से वापस लौट रहा है तब ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, जब अपनी कक्षा में वापस लौटता है तब ऊर्जा को उत्सर्जन करता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, ऊर्जा को उत्सर्जन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर दूसरी कक्षा में जाता है और जब वहां से वापस लौटता है तब ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यही चीज कहा गया, 10⁻⁸ सेकंड रुक कर पुनः अपनी कक्षा में वापस लौटता है और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब कहा गया यदि ये जो इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में गया है, इसमें ऊर्जा मान लो E2 है और जो नीची कक्षा में जिसमें था उसकी ऊर्जा E1 है। ठीक है, यहां से लिखा गया यदि ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 है, तब उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति आपको पता है hν होती है। ठीक है, E बराबर सूत्र क्या होता है, hν। ये आपने आइंस्टीन वाले में भी देखा था पिछले, जब हमने पढ़ा था पिछला चैप्टर। ठीक है, तो E = hν होती है, तब यहां से आवृत्ति hν जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, E2 - E1 के। ठीक है, मतलब ऊर्जा क्या होगी, देखो E बराबर सूत्र होता है hν। ठीक है,
E बराबर सूत्र एच न्यू होता है, यहां से लिख लेना चाहे पहले, E बराबर एच न्यू, ठीक है, इस टाइप से E बराबर एच न्यू। अब E की जगह जब दो ऊर्जा है, पहली दूसरी का मतलब जिसमें वो गया है उत्तेजित होकर E2 और नीची वाली कक्षा की E1, तब हम उसे E2 माइनस E1 लिख सकते हैं कि इसकी जगह E की जगह E2 माइनस E1 और एच न्यू ये रहा। यहां से अगर हम क्या करें, न्यू आवृत्ति का मान निकाल ले तो वो आ जाएगी E2 माइनस E1 बटा एच, ठीक है। ये हमारे पास सूत्र आता है न्यू बराबर E2 माइनस E1 बटा एच, ठीक है। ये सूत्र आता है न्यू बराबर E2 माइनस E1 बटा एच, ठीक है। यहां से H आपको पता है क्या होता है, H प्लांक नीतांक होता है, ठीक है। H क्या होता है, H प्लांक नीतांक होता है, प्लांक नीतांक होता है, ठीक है। एक बार देख ले नीचे का दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है, तो दिख रहा है नीचे, कोई दिक्कत नहीं। H प्लांक नीतांक होता है, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ठीक है। H प्लांक नीतांक होता है जिसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ठीक है। ये इसका मान होता है। और ये जो न्यू आवृत्ति आती है, ये किसकी आती है, उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। और इसे बोहर का कौन सा समीकरण कहते हैं, देखो बताते हैं। इसे कहते हैं बोहर का आवृत्ति प्रबंधन समीकरण, लिख देना इसे बोहर का आवृत्ति प्रबंधन समीकरण कहते हैं, बोहर का आवृत्ति प्रबंधन समीकरण कहते हैं, आवृत्ति प्रबंधन समीकरण कहते हैं, आवृत्ति प्रबंधन समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये चीज नीचे लिख देना, इसे बोहर का आवृत्ति प्रबंधन समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये होता है बोहर का परमाणु मॉडल। सिंपल यहां से आपको आना है और लास्ट तक इतने तक लिखना है, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और आपने देखा कैसे उसकी कमी को दूर किया उन्होंने, ठीक है। ये बता दिया H/2 पाई वाले में ही घूमेगा और सब कक्षाओं में नहीं घूम सकता, ठीक है। तो इससे एक ये समीकरण निकला था कोड़ी संवेग का, MVR बराबर NH/2 पाई। दूसरा यहाँ से आवृत्ति प्रबंधन समीकरण न्यू बराबर E2 माइनस E1 बटा एच। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। कहा गया नील बोहर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगा के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया और यही बोहर का परमाणु मॉडल है। और इसमें कुछ परिकल्पनाएं भी दिया। पहला, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से गति करता है तब कोणीय संवेग mvr। तब बोहर के अनुसार कोणीय संवेग mvr बराबर H/2 पाई, जहां n की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी, ठीक है। 1 रखते हो तो पहली कक्षा का कोणीय संवेग आ जाएगा, 2 रखते हो तो दूसरी कक्षा का, इस टाइप से, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। दूसरी बात बताइए, स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये ऊर्जा नहीं निकालता, जिससे परमाणु स्थायी रहता है। ऊर्जा कब निकालता है, जब वो ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आता है, ठीक है। तो जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के ऊंची कक्षा में चला जाता है। इस समय परमाणु की यह अवस्था उसकी उत्तेजित अवस्था कहलाती है। फिर कहा गया इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में 10 की पावर माइनस 8 सेकंड रुक के पुनः अपनी कक्षा में वापस लौटता है और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। फिर अगर यदि ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में E1 है, तब उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति E बराबर h बराबर E2 माइनस E1, और यहाँ से न्यू का मान निकालोगे तो E2 माइनस E1 बटा h। इसे बोहर का आवृत्ति प्रबंधन समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होता है बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है। अब बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार आपका परमाणु की त्रिज्या निकालने का एक सूत्र होता है, डेरिवेशन होता है, उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं बोहर का जो सिद्धांत था उसके अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, ठीक है। ये आपसे बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, और ये आगे का क्वेश्चन भी एक ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या अलग से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझना। तो देखो सिंपल हमने यहाँ से लिखा है, माना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E, वेग v, द्रव्यमान m, कक्षा की त्रिज्या r तथा नाभिक पर धनावेश +2e है, ठीक है। हमने माना इस टाइप से हमारे पास मान लो एक नाभिक है, ठीक है। इसका थोड़ा चित्र बड़ा बनाया जा रहा है नाभिक का, ठीक है। इस टाइप से मान लो हमारे पास क्या है, एक नाभिक, देखो सही से बनाते, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्या है, एक नाभिक, ठीक है। ये हमारे पास एक नाभिक है, नाभिक पे केंद्र पे धनावेश होता है, मान लो वो कितना है, +2e, उसे माना गया है +2e आवेश, ठीक है। अब माना गया है इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है लेकिन नाभिक का आवेश 2e है, ठीक है। वेग v है, द्रव्यमान m है और कक्षा की त्रिज्या r है। यहां से मान लेते हैं
इसके यहाँ पर कक्षा की त्रिज्या r है, ठीक है। कक्षा की त्रिज्या कितनी है r, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। v वेग से गति कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और कितनी त्रिज्या पे कर रहा है? r त्रिज्या पे कर रहा है, तो इसकी त्रिज्या जो है वो r है, ठीक है। तो एक नाभिक है जिसमें केंद्र पे आवेश होता है, ठीक है। परमाणु में केंद्र पे आवेश होता है +2 ही हो गया, त्रिज्या r है, इलेक्ट्रॉन का आवेश e है और वो v वेग से गति कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमने मान लिया m, ठीक है। तो माना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e, वेग v, द्रव्यमान m, कक्षा की त्रिज्या r तथा नाभिक पर धनावेश। परमाणु के केंद्र पे नाभिक होता है, इसलिए केंद्र पे धनावेश कितना? +2 ही। ये नाभिक का आवेश है +2 ही। अब कहा गया यहां से कि इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच स्थित वैद्युत प्रतिकर्षण बल से मिलता है। अभिकेंद्र बल यहाँ पे क्यों लग रहा है जानते हो? अभिकेंद्र बल इसलिए लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये v वेग से इसके चारों ओर घूमता है, ठीक है। विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है? इस टाइप से घूमता है, ठीक है। किस टाइप से घूमता है? अभिकेंद्री गति करता है, इस टाइप से। केंद्र जो होता है नाभिक, उसके चारों ओर घूमता है, तो इसलिए अभिकेंद्री बल लगता है। और आपका ये वाला बल क्यों लगा? कौन सा? वैद्युत प्रतिकर्षण बल, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस आवेश होता है, ठीक है, नाभिक का। तो इस कारण से प्लस और माइनस आवेश आकर्षण दिखाते हैं और प्लस प्लस आवेश प्रतिकर्षण दिखाते हैं, इस कारण से यहाँ पे प्रतिकर्षण बल भी लगता है। तो दो बल लगते हैं, पहला अभिकेंद्री बल, दूसरा स्थित वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो कहा गया इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच स्थित वैद्युत प्रतिकर्षण बल से प्राप्त होता है। तब यहां से आप लिख सकते हो अभिकेंद्रीय बल बराबर स्थित वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ठीक है। स्थितिज वैद्युत प्रतिकर्षण बल लिख सकते हो, या सीधा सीधा वैद्युत प्रतिकर्षण बल लिख दो, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। और हमने कहा था वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो होता है वो कूलाम के नियम के अनुसार होता है। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने बताया था ना, वही चीज कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। तो वही चीज है, अभिकेंद्रीय बल बराबर हो जाएगा वैद्युत प्रतिकर्षण बल के। और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²/r, जहां m द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या होती है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल कूलाम का नियम सिंपल आपको पता है, 1/4πε0 q1q2/r²। तो वही यहाँ पे लगाना है 1/4πε0 q1q2/r², ठीक है। ये चीज यहाँ से आ जाता है इस टाइप से, ठीक है। अब अगर यहां पर से हम क्या करें, देखो यहां पर से आपको क्या करना है, देखो ये जो r² आपको नीचे दिख रहा है इसे इधर ले लो, ठीक है। r² जो भाग में इसे इधर ले लो, तो mv²r² बराबर 1/4πε0 q1q2। देख लो सिंपल, ये r² नीचे का यहाँ पे आ गया, तो mv²r² बराबर 1/4πε0 q1q2, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो r से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? mv²r बराबर 1/4πε0 q1q2, ठीक है। इसे मान लो समीकरण 1। अब इसके बाद बोहर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है, लिखते हैं बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, अभी बताया था फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr बराबर nh/2π, यही तो फॉर्मूला होता है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, ठीक है। हम क्या कर देते हैं भैया? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। आप जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे इसका वर्ग होगा कितना? देखो m² v² r² बराबर उधर भी वर्ग n² h²/2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई², ठीक है। देख लो, ठीक है। सिंपल इसका वर्ग करने पे आया m² v² r² बराबर n² h²/4 पाई²। आप देखो यहाँ पे अगर हम q1 q2 की वैल्यू रख देते, देखो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया, 2e नहीं था, जेडी हमें रखना था, प्लस का जेडी आवेश मानना है इसका, ठीक है। प्लस 2e नहीं मानना था यार, सॉरी इसके लिए, प्लस का जेडी आवेश, ठीक है, नाभिक का आवेश प्लस जेडी। तो यहाँ से अगर हम q1 का मान रख दे, देखो एक आवेश जेडी है और एक आवेश इलेक्ट्रॉन का e है, तो अगर इलेक्ट्रॉन देखो q1 आवेश को e मान लो और q2 आवेश को जेडी मान लो, तो यहाँ से हो जाएगा e इंटू जेडी, ठीक है। e इंटू क्या हो जाएगा? जेड ई।
ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, जेडी क्या हो जाएगा नाभिक का आवेश। यहाँ पे नाभिक के आवेश को जेडी मानना, टू ही नहीं था, नाभिक का आवेश जेडी था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जेड ई इंटू ई मिला के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब जाके सही होगा mv स्क्वायर आर बराबर 1/4 जेडी स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक आवेश Q1 को इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, दूसरे पे नाभिक का आवेश जेडी। ठीक है, तो जेडी स्क्वायर यहाँ से आया ये। इसे भी मान लो समीकरण दो, इसे मान लो समीकरण दो, उसे समीकरण 1 माना था, इसे समीकरण दो। आप क्या करते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते हैं। ठीक है, यहां से लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग करने पे, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते हैं। समीकरण 1 ये रहा, 2 ये रहा, भाग कर दो। ठीक है, इधर है mv स्क्वायर आर बटे में कितना आ जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, उधर कितना है 1/4 जेडी स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा ये वाला एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सिंपल देख सकते हो, मतलब इसका भाग इस पे हुआ, इसका भाग इस पे, तो mv स्क्वायर आर बटा m स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, उधर है 1/4 जेडी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से हल करते इसे देखो, अगर बात करें तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, m से एक इसकी पावर कैंसिल, m स्क्वायर तो स्क्वायर की पावर कैंसिल, r से इसकी एक पावर कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या 1/m इंटू आर, यही तो बचेगा। देखो m से एक पावर कटी थी तो एक बचा, यहाँ r से एक पावर कटी तो एम आर बचा, 1/m r, उधर क्या बचेगा। ठीक है, इसे सही से लिखते नीचे से 1/m r, उधर बचेगा इस 1/4 जेडी स्क्वायर को ऐसे ही रखो। आप देखो ये जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर, अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इस टाइप से 4 पाई स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से ये जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर, इसे ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखो क्या क्या कट रहा है, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, और क्या कट सकता है, पाई से पाई कट जाएगा, एक पावर। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते देखो, अब हमें मान किसका निकालना है, अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है देखो आर का, त्रिज्या निकालनी। तो पहले यहाँ से देखो 1/m r बराबर उधर कितना बचा जेडी स्क्वायर पाई। ठीक है, जेडी स्क्वायर पाई बचा, जेडी स्क्वायर पाई बटे में एप्सिलॉन, यहाँ से बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो क्या क्या बचा है, सिंपल देखना। देखो यहाँ से हमारे पास जेडी स्क्वायर ये आया, पाई ये आया। ठीक है, क्योंकि एक पावर ही कटी थी, एक पावर बची थी। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ये है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये है। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है आर की वैल्यू, तो आर को भेज दो उधर, और ये जो इधर की वैल्यू इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। ठीक है, मतलब तिर्यक गुणा हो जाएगा। तब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का इस 1 से गुणा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में ये जो इधर की वैल्यू पाई जेडी स्क्वायर और ये एम मिलकर पाई एम जेडी स्क्वायर, और केवल आर को हम उधर भेज रहे हैं, आर उधर चला गया। तब यहाँ से फॉर्मूला जो त्रिज्या का आया वो आया आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम जेडी स्क्वायर। ठीक है, यही त्रिज्या का सूत्र होता है, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम जेडी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला आता है आर बराबर, देख सकते हो यहाँ से एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम जेडी स्क्वायर। यहाँ आर को स्थायी कक्षा की त्रिज्या बोलते हैं, और जेड जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। लिख देना, जहां जेड परमाणु क्रमांक है, जहां जेड क्या आ जाएगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, जेड परमाणु क्रमांक होता है, आर होता है स्थायी कक्षा की त्रिज्या, स्थायी कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, आर होती है स्थायी कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, जेड परमाणु क्रमांक होता है, आर स्थायी कक्षा की त्रिज्या होती है। तो हमसे एक था हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या बतानी है, तो प्रथम कक्षा के लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, प्रथम कक्षा के लिए, प्रथम कक्षा के लिए एन बराबर 1। ठीक है, कक्षा के लिए एन बराबर 1, और बात किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम परमाणु क्रमांक लग जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जेड बराबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो सबको पता होगा। ठीक है, तब इसके आगे का हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे का यहाँ पे किया जा रहा है। देखो आगे का देखना, आर बराबर था एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम जेड स्क्वायर, तो एन की जगह 1 कर दो। क्यों, क्योंकि प्रथम कक्षा के लिए
और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, तो जेड की जगह भी 1 कर दो। तो r बराबर एन स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में पाई m, जेड की जगह 1 इंटू ई स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा r बराबर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम ई स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम ई स्क्वायर। यही हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, या इसे बोहर त्रिज्या भी बोलते हैं, इसे बोहर त्रिज्या भी कहते हैं, इसे बोहर त्रिज्या भी कहते हैं। ठीक है, इसे बोहर त्रिज्या भी कहते हैं और इसे हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या भी कहते हैं। जो पूछा गया था हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, तो यहाँ से लिख देना इसे हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या तथा इसे बोहर त्रिज्या भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बोहर त्रिज्या का सूत्र आता है r बराबर एच स्क्वायर साइन नॉट बटा पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन है। सिंपल, सबसे पहले आपको मान लेना परमाणु है जिसके केंद्र में एक नाभिक है जिसका आवेश प्लस का जेडी है, नाभिक का आवेश प्लस जेडी था। ठीक है, उसके जो त्रिज्या है r है, इलेक्ट्रॉन जो है v वेग से उसके चारों ओर गमन कर रहा है। तब यहां से लिखा गया इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच स्थित वैद्युत प्रतिकर्षण बल से मिलता है। तब अभिकेंद्र बल बराबर वैद्युत प्रतिकर्षण बल mv स्क्वायर r होता है अभिकेंद्र बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल 1/4 q1q2 बटा r स्क्वायर। एक आवेश इलेक्ट्रॉन का, एक आवेश नाभिक का, रख दो यहाँ से पहला समीकरण। फिर बोहर के अनुसार mvr बराबर nh/2 पाई, वर्ग करोगे इतना आएगा, समीकरण 2। फिर समीकरण 1 व 2 का भाग दो, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आएगा r बराबर n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई m जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। लिख देना जहां जेड परमाणु क्रमांक, r स्थायी कक्षा की त्रिज्या और प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए हमें व्यंजक चाहिए हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए, इसलिए प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1, द्वितीय कक्षा हो तो n बराबर 2 रख देना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक z बराबर 1, तब यहाँ से ये फॉर्मूला आता है, इसे बोहर त्रिज्या या हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन था वो तो यही है। इसमें आपका कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, उनको याद कर लेना, क्योंकि उनसे केवल न्यूमेरिकल आते हैं, उनसे आपका और कुछ पेपर में नहीं पूछा जाता, उनसे केवल न्यूमेरिकल आते हैं। और न्यूमेरिकल का वन शॉट अगले वीडियो पे भी आएगा, तो उसमें न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे बताते हैं, उनको समझ लो। ठीक है, अब इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले वो हमने यहाँ पे लिखे, ये आपको जरूर से जरूर तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। देखो डेरिवेशन तो यही इंपॉर्टेंट था, इसके बाद ये फॉर्मूले केवल आपको तैयार करने हैं। देखो समझ लो, पहला फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के लिए त्रिज्या का सूत्र, वो होता है Rn बराबर R1 इंटू एन स्क्वायर। जहां R1 क्या होती है, इसे R1 लिख देना, R1 होती है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम स्क्वायर। अगर यहाँ पे सबकी वैल्यू रखी जाए, h की वैल्यू, प्लांक नीयतांक की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू, तब सूत्र यहाँ से बोहर त्रिज्या या हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम त्रिज्या का मान आता है R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये भी याद रखना। ठीक है, बोहर त्रिज्या कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो यहाँ से सिंपल h की वैल्यू रखनी होती है 6.6 गुणे 10⁻34, एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो, पाई का मान रख दो, m का मान, e का मान, तुरंत आपके पास 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। ठीक है, फिर वेग का फॉर्मूला याद रखो। वेग के लिए अगर न्यूमेरिकल में वेग निकालने के लिए सूत्र आ गया, तो वेग v बराबर सूत्र होता है जेडी स्क्वायर बटे में 2h एप्सिलॉन नॉट n। ठीक है, जेडी स्क्वायर बटा 2h एप्सिलॉन नॉट n, ये वेग का सूत्र होता है। फिर स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र सुन लो। स्थायी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने का सूत्र आपको काम आए न्यूमेरिकल में, तो E बराबर सूत्र होता है -1/8 में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल लगाना है तो तैयार ही होने चाहिए। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बटा r। फिर तरंग दैर्ध्य निकालने का एक सूत्र होता है 1/लैम्डा इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। यहाँ लैम्डा होती तरंग दैर्ध्य, ये लैम्डा क्या होती तरंग दैर्ध्य, r को बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक, जिसका मान होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। और n2 क्या होती है, ठीक है, जेड को तो जानते हो परमाणु क्रमांक होते हैं, जेड परमाणु क्रमांक। n2 होती द्वितीय कक्षा में, द्वितीय कक्षा मतलब जो द्वितीय कक्षा के लिए n2 बराबर कितना होगा 2, वैसे n1 क्या होती प्रथम कक्षा के लिए। ठीक है, n1 n2 यही मुख्य क्वांटम संख्या थी, तो n2 किस लिए यूज हुआ है, द्वितीय कक्षा के लिए, n1 प्रथम कक्षा के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला सूत्र होता है। r होता है रिडबर्ग नियतांक, जेड होता है परमाणु क्रमांक, लैम्डा होती तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा का एक सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, E बराबर माइनस जेड स्क्वायर 13.6 बटा n स्क्वायर। ठीक है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब सवालों में कैसे इनको यूज करना है वो हम इसको अगले वीडियो पे देखेंगे, जब आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का वन शॉट वीडियो इसके अगला वीडियो आएगा,
जिसपे सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूलों को आप तैयार कर लेना, एक जगह इनको नोट कर लेना। ठीक है, इस टाइप से। और ये आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था जो कि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली कितनी श्रेणियां होती है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें इतना ही था, मेन चीज इसमें केवल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए हमने केवल फार्मूले बताए। ठीक है, पेपर अब नजदीक है तो आपको केवल इनके फार्मूले तैयार करने। न्यूमेरिकल्स की वीडियो आएगी अगली वीडियो जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इसको नोट करो। अब देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आप बात करते हैं भैया इस चैप्टर का एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि पेपर में मतलब इससे क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाना है। ठीक है, आपका टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली श्रेणियां क्या होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताओ और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली श्रेणियां क्या क्या होती हैं, उनको पूरा संक्षेप में बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेडिंग लगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पढ़ो। कहा गया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन बामर नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किसने किया था, बामर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती है। ठीक है, कहा गया इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती हैं और इन रेखाओं को H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा डैश डैश कहते हैं। क्या कहा गया, मतलब कहा यह गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन बामर नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, किसने किया था, बामर नामक साइंटिस्ट ने। और इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पे बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती, पृथक पृथक का मतलब बहुत सी अलग अलग। ठीक है, बहुत सी अलग अलग चमकीली रेखाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग रेखाओं को नाम दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, इसलिए H अल्फा, H फॉर हाइड्रोजन अल्फा, H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा बोलते हैं, इसे डैश डैश कहते हैं। इसी टाइप से H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा हम लोग उनको नाम भी दे सकते हैं। फिर कहा गया इनकी एक विशेषता है, इन श्रेणियों की, इन रेखाओं की एक विशेषता है कि स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, एक सिरे से, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर रेखाओं की चमक तथा उनके बीच की दूरी नियमित रूप से घटती है। कहा गया इनकी एक विशेषता, इन रेखाओं H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, इन सब की एक विशेषता है कि स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर रेखाओं की चमक तथा उनके बीच की दूरी जो होती है नियमित रूप से घटती जाती है। उनके बीच की दूरी जो होती है वो नियमित रूप से घटती जाती है। अब इसके बाद कहा गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित 5 श्रेणियां होती है। पहली लाइमन श्रेणी, दूसरी बामर श्रेणी, तीसरी पाश्चन श्रेणी, चौथी ब्रैकेट श्रेणी, पांचवी फुंड श्रेणी। इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज याद रखना, लाइमन श्रेणी जो होती है पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पराबैंगनी भाग में। बामर श्रेणी जो होती है दृश्य भाग में पाई जाती है। और बची हुई 3 श्रेणियां पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, ये तीनों औरक्त भाग में पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जा सकता है लाइमन श्रेणी किस भाग में पाई जाती है, ऑप्शन दे देगा पराबैंगनी भाग, दृश्य भाग और रक्त भाग, तो आपको बताना है तुरंत पराबैंगनी भाग। ठीक है, तो ये चीज समझना है। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, यही आपकी यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियां दर्शाई गई। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियां दर्शाई गई है। इसमें देख सकते हो आपको अलग अलग ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो ब्लैक कलर से लाइनें खींची हुई है ये ऊर्जा स्तर को दिखा रही है। ये n=1 पे ऊर्जा स्तर है, n=2 पे, n=3, n=4, 5, 6, 7, इसी टाइप से इनफाइनाइट, ये जो बना है इसे इनफाइनाइट बोलते हैं और अनंत भी बोल सकते हो। ठीक है, तो n=1 से n=अनंत तक। ठीक है, इस टाइप से। अब लाइमन श्रेणी कैसे प्राप्त होती है, देखो इसके लिए ये आपको विभिन्न रेखाएं खींची हुई है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न रेखाएं पहले इस टाइप से बनी है, फिर यहाँ से आती हुई इसी टाइप से आगे देखोगे तो यहाँ से इस टाइप से इसका चित्र आपको बनाना होगा पूरा। यहाँ से लाइमन श्रेणी, फिर इसके ऊपर यहाँ पे जस्ट एक छोड़ के यहाँ पे बामर श्रेणी मिलती है, फिर एक ऊपर छोड़ के पाश्चन श्रेणी, फिर ब्रैकेट श्रेणी, फिर फुंड श्रेणी। इस टाइप से आपको इसका चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र बनाना इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हो सिंपल कुछ नहीं बनाने में। सिंपल पहले देखो यहाँ जब लाइमन श्रेणी मिलेगी पहले यहाँ से लाके यहाँ तक तीर लगाना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इसी टाइप से ऊपर तक। फिर एक इसमें छोड़ देना, यहाँ से शुरू करना है, फिर इसमें फिर एक छोड़ा गया, यहाँ से शुरू हुआ, फिर इसमें एक छोड़ के यहाँ से शुरू हुआ, फिर इसमें एक छोड़ के यहाँ से। इस टाइप से 5 श्रेणियां दर्शा देना, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, सिंपल सा।
इतना ही आपको यहाँ पे पहले लिखना है, फिर इन श्रेणियों को अलग अलग आपको संक्षेप में बताना होता है। ठीक है, तो इतना सिंपल समझे थे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किसने किया था, बामर ने किया था। ठीक है, इसमें यही सब पूछा जाता है। या तो लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी इसमें पाई जाने वाली श्रेणियों को बताइए। ठीक है, या तो आपसे और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन फंस सकते हैं, लाइमन श्रेणी क्या होती है, पाश्चन श्रेणी क्या होती है, इस टाइप से। तो आपको पूरा अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन बामर ने किया था, और इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी अलग अलग पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती है। इन रेखाओं को एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा कहते हैं। और इनकी एक विशेषता है कि स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर रेखाओं की चमक तथा उनके बीच की दूरी नियमित रूप से घटती जाती है। और इसमें 5 श्रेणियां लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। और लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग, बामर श्रेणी दृश्य भाग, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और रक्त भाग में पाई जाती है। अब इन पांचों श्रेणियों को अलग अलग हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, क्या होती है इनकी परिभाषा, क्या लिखनी है आपको, कैसे क्या करना है, उसको समझते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसे इरेज कर देंगे अब आगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अलग अलग समझाते हैं। ठीक है, तो आप श्रेणियों को हम लोग अलग अलग अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको यहाँ से याद कर लेना, ये वाला ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है, देखो En बराबर माइनस RSC अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, या अगर R की वैल्यू, H की वैल्यू और C की वैल्यू आप रखते हो तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये मान याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। यहाँ से आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, R की वैल्यू जो होती है 1.097, हमने अभी पहले ही बताई थी, 1.097 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, इसके बाद आपका H की वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और C जो होती प्रकाश की चाल होती तो उसका मान होता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर R, H और C तीनों की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो पहले ऊर्जा जूल में आएगी, लेकिन उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल के हम ये वाली मान ले आएंगे। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला आपको काम आएगा कहां, न्यूमेरिकल्स पे, या यहाँ से आप किसी भी श्रेणी के लिए ऊर्जा निकाल सकते हो। जब लाइमन के लिए निकालोगे तो n बराबर 1 रख देना है, बामर के लिए निकालोगे तो n बराबर 2, पाश्चन के लिए n बराबर 3, ब्रैकेट के लिए n बराबर 4, इस टाइप से रखते चले जाओगे, ऊर्जा आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं लाइमन श्रेणी क्या होती है। तो कहा गया जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। देख सकते हो ये यहाँ से ये उच्च ऊर्जा स्तर ऊपर वाले, नीचे सबसे निम्न है n बराबर 1। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से सबसे नीचे वाले n बराबर 1 वाले ऊर्जा स्तर में आते हैं, मतलब पहले में आते हैं, तब लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। तब n1 बराबर सूत्र क्या, n1 बराबर वैल्यू क्या हो जाती है 1। देखो हमने सूत्र क्या देखा था, ये वाला देखो कहां पे लिखे, ये सूत्र भी बताया था 1 अपॉन लैम्डा बराबर r कोष्टक में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी बताया था कि इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे, अगर जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, कहां पे आता है n बराबर 1 मतलब प्रथम में आता है, तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। और लाइमन श्रेणी में n1 की वैल्यू क्या होती है 1, n1 की वैल्यू क्या होती है 1। और जब n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो n2 कहां से शुरू होगा, 1 के बाद 2 से। ठीक है, n2 की वैल्यू आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, डैश डैश करके अनंत तक। ठीक है, अनंत तक आप वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया गया, n1 की जगह 1 हो जाता है लाइमन श्रेणी के लिए। ठीक है, फिर इसी टाइप से नीचे आओगे, नीचे आपको बामर श्रेणी मिलेगी। बामर श्रेणी क्या होती है, n1 बराबर 2 या n बराबर 2 में प्राप्त होती है, n1 बराबर 2 या n बराबर 2 में प्राप्त होती है। तो मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, n बराबर 2 मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर, देखो n बराबर 2 समझो या n1, इनको n1 समझना। ठीक है, n1 की वैल्यू लिखी है, लाइमन n1 बराबर 1 पे, बामर n1 बराबर 2 पे, पाश्चन n1 बराबर 3 पे। ठीक है, इस टाइप से। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती, तब n1 बराबर 2 रखना है। और जब n1 2 होगा तो n2 की वैल्यू 2 के बाद 3 से शुरू होगी। ठीक है, n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश करके लास्ट तक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला भाई, n1 की जगह बस 2 रख देना है, 2 का स्क्वायर और आगे सेम। फिर इसी टाइप से पाश्चन श्रेणी, तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो हमें पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। n1 बराबर यहाँ वैल्यू 3 से शुरू होगी, देख सकते हो पाश्चन के लिए 3 पे। ठीक है, तो n1 बराबर 3 से शुरू होगी, जब n1 3 हो जाएगा तो n2 की वैल्यू 3 से ज्यादा 4, 5, 6 इस टाइप से। ठीक है, अनंत तक। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट श्रेणी, इसमें उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे में आता है, क्योंकि ब्रैकेट में देख सकते हो n1 4 होती है या n की वैल्यू 4 होती है, तब n1 4, तब यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन 4 के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 के स्क्वायर। n2 की वैल्यू अगर n1 4 है
तो N2 5 से शुरू होगा, 5 6 7 इस टाइप से, ठीक है। फुंड श्रेणी, जब आपका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें में जाता है तो आपका फुंड श्रेणी होती है, और N1 की वैल्यू 5 और N2 कहां शुरू होगा 6 से, 6 7 8 इस टाइप से, ठीक है। तो ये फुंड श्रेणी होती है। इसमें बस इतना ही है, परिभाषा पूरी लिखना है, यहाँ पे हमने शॉर्ट में जैसे लिख दिया, तो आपको लिखना है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें में आता है तब आपका कौन सी श्रेणी होती है, फुंड श्रेणी, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको मेन क्या तैयार करना है, मेन देखो हमने बताया ना, इनसे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। जैसे कह दिया जाएगा लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य निकालो, ठीक है। अभी जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे ना अगले वीडियो पे, अब इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, अब इसके बाद न्यूमेरिकल का वन शॉट आएगा जिसमें सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देखेंगे, और न्यूमेरिकल वाली क्लास में जरूर आना, क्योंकि उससे में अगर आओगे तो सारे न्यूमेरिकल भी आप लोग करना सीख जाओगे अच्छे से। एक क्वेश्चन को हम हल कराएंगे, कैसे फॉर्मूले वहां यूज होंगे, सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सिंपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको यही तैयार करना था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसमें पाई जाने वाली श्रेणी, और ये आपका बनाना होता है, आपको चित्र जरूर बना देना साइड में, ठीक है, इस टाइप से। फिर लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, इस टाइप से आपको इनको डिफाइन कर देना, बस इसमें इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इतना ही आपको तैयार करना है। तरंग दैर्ध्य इनसे आप किसी की भी निकाल सकते हो। अगर इसके लिए हम गए N2 बराबर 2 रख दो, अगर मान लो पहली रेखा के लिए पूछा जाए तो N2 2 रख दो, R की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 लैम्डा आपका निकल आएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। जितने टॉपिक थे, मतलब इस चैप्टर के जितने टॉपिक थे सारे आपके कंप्लीट हैं, इससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूले जितने बताए सबको तैयार कर लेना, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का आएगा। न्यूमेरिकल अगर करना है तो आपको फॉर्मूले तो तैयार होने ही चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो, पढ़ने के बहुत देर बाद देख रहे हो, तो आपको एक बार डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स वन शॉट वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है, शायद न्यूमेरिकल की वीडियो इसके आ भी चुकी हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी यार शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी हो सके, ठीक है। आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो।